जब भी चुनाव आता है, चाहे राज्य में हो, चाहे केंद्र में, तो राहुल गांधी के सिटीजनशिप का मामला अचानक से फिर से सामने आ जाता है। सोचिए कि एक आदमी की जांच के लिए कि उसकी नागरिकता भारतीय है या नहीं, सीबीआई को जांच करनी पड़ेगी। इससे आपको लगता नहीं कि भारत का गृह मंत्रालय कितना इनकॉम्पिटेंट है कि वो ये तक जांच करके नहीं बता सकता सामान्य रूप में, उसके पास ये आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि आपके देश का कोई एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व उसकी नागरिकता भारतीय है या नहीं है। ये सीबीआई को भी मालूम है, ये अमित शाह को भी मालूम है, ये नरेंद्र मोदी को भी मालूम है, उनके परदादाओं को भी मालूम है, ये संघ को भी मालूम है, मोहन भागवत को भी मालूम है, मोहन भागवत के भी परदादाओं को मालूम है कि राहुल गांधी भारत का है, वो इसी देश का बेटा है, इसी मिट्टी में पैदा हुआ है और इसी मिट्टी में उसके तीन पुरखे, तीन पीढ़ियां इसी मिट्टी में मिल गई हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी। ये बहुत ही शर्मनाक है भारत के लिए कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए जाते हैं। इस देश को, इस समाज को डूब मरना चाहिए टुल्लू भर पानी में। ये इस देश का अपमान है, राहुल गांधी का अपमान नहीं है। और इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की सामूहिक नैतिकता है, इसकी जो समझ है उसका स्तर कितना निम्न स्तरीय है ये है। और इसको लेकर के ये जो फ्रॉड है, ये एक बांग्लादेश का जर्नलिस्ट है, वो ब्लिट्ज नाम का कोई एक घटिया सा पेपराजी एक प्रोपेगेंडा अखबार निकालता है, वही बार बार इस तरह के मुद्दे उठाता है और वो उसको जाकर के फिर राइट विंग और ये जो भक्त लॉबी है उसको ये ट्रोल करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी नाम का जो जीव है, ठीक है, वो साबित कर दे, तुम साबित कर दो ना कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं है। सबसे देश से घटिया चीफ मिनिस्टर में से एक है हिमंता शर्मा। वो वहां के बाई इलेक्शन की मीटिंग में कह रहे हैं कि सोनिया गांधी इटालियन है, वो इटली क्यों नहीं चली जाती है। उस आदमी को इतनी शर्म नहीं है कि लगभग 20 साल अपनी राजनीति के उसने उसी सोनिया गांधी के पैरों में गिरकर अपनी राजनीति की। तो भारत में इमिग्रेशन पॉलिसीज, ट्रेड डेफिसिट के मुद्दे पर और ऑटोमेटिक सिटीजनशिप के मामले में उनका रवैया बिल्कुल साफ और सख्त है, जो कि भारत के खिलाफ है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अमित शाह बनकर एलन मस्क उभरे हैं, हमें रोने के लिए भारत ही काफी है, तो वहां की हम क्या चिंता करें। अगर आप आईआईटी से पास आउट करके, आईआईएम से पास आउट करके यहाँ से जा रहे हैं अमेरिका में, तो ट्रंप आपको दिक्कत नहीं करेगा, वो आपको खुशी खुशी ले लेगा। लेकिन अगर आप जैसा कि गुजराती भाई कर रहे हैं, तो मैक्सिको के बॉर्डर से जा रहे हैं, तो वो आपको भगा देगा, डिपोर्ट कर देगा, और उसने डिपोर्ट किया भी अभी अमेरिका ने कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि वो रशिया के बारे में क्या सोचता है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि वो नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या सोचता है, इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में क्या सोचता है, भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशन और ट्रेड टैरिफ के बारे में क्या सोचता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर वो फिर से पीछे हटता है तो दुनिया को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। बुलडोजर उन्होंने 1 साल 1.5 साल देखा था, बुलडोजर का सैचुरेशन हो गया, तो फिर उन्होंने चंदू चाचा को बोला कि भाई अब इस पर थोड़ा सा आप रोक लगवा दो, हम तो रोक लगाएंगे तो जनता बोलेगी कि योगी की डर गए। अब लगभग 4.5 लाख घर हैं जिनको बुलडोजर से बुलडोज किया जा चुका है, गिराया जा चुका है। मुद्दा ये है कि जो ये सीजीआई ने किया है, इस टोकनिज्म से फायदा मिलने वाला है कुछ। जिस दिन योगी को अकाउंटेबल ठहरा दिया जाएगा, कल्पना कीजिए कि एक सीजीआई कहे कि आज जो है हम पेनाल्टी लगाते हैं और यूपी के चीफ मिनिस्टर जो है 10 दिन तक सस्पेंडेड है, या उनको ये पर्सनली ये पेनाल्टी देनी पड़ेगी। जब तक ऐसे नहीं किसी को अकाउंटेबल ठहराएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके 1 घंटे बाद लाट साहब हैं कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी, वो बयान दे रहे हैं कि जो लोग आतंकवादी को मदद करेंगे उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे। तो यहाँ तक उन तक नतीजा नहीं, फैसला नहीं पहुंचा था या उस फैसले की चिंता नहीं करती। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, indiaclimatechange.com के संपादक, और अभी थोड़ी देर बाद मेरे साथ जुड़ेंगे नेशनल हेराल्ड के पत्रकार विश्व दीपक। स्वागत है पंकज जी। नमस्कार पंकज जी, आज खबरों की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप से की जाए। वो अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं, दोबारा बने हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव ही सही, लेकिन दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। उनका रेडिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क को देखते हुए, जिस तरीके से उन्होंने प्रेगनेंसी और अबॉर्शन पर अपना रुख अपनाया था पिछले बार, जिस तरीके से वो क्लाइमेट चेंज पर अपना रुख अपना रहे थे, उन्होंने पेरिस समझौता ही रद्द कर दिया था अमेरिका की तरफ से, तो आपको लगता है कि ही विल बी फिट फॉर इंडिया? अमेरिका के लिए जो है वो हैं, पर क्या भारत के लिए वो ठीक होंगे? क्योंकि अगर आप देखें तो भारत में इमिग्रेशन पॉलिसीज, ट्रेड डेफिसिट के मुद्दे पर और ऑटोमेटिक सिटीजनशिप के मामले में उनका रवैया बिल्कुल साफ और सख्त है, जो कि भारत के खिलाफ है। इसमें फिदेल कास्त्रो की एक बहुत साल पहले टिप्पणी याद आती है कि अमेरिका में रिपब्लिकन की सरकार बने या डेमोक्रेटिक की सरकार बने, ये बिल्कुल एक ही पैर के जूते के जोड़े की तरह होता है।
एक तरीके के होते हैं, बस एक लेफ्ट पैर में आता है और एक राइट पैर में आता है। मुझे अमेरिका के इलेक्शन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही, और मुझे वहाँ का कोई बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। लेकिन जो मेरी जो चिंता है वो ये है कि अ, एक पर्यावरण के विद्यार्थी के रूप में मेरी चिंता है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड जो हैं, वो क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं है। तो विश्व पे इसका असर यानी कम से कम इस सर्वाइवल पे उसका एक असर होगा। बाकी तो अ, दुनिया है पैसे से चल रही है। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के अमित शाह बनकर एलन मस्क उभरे हैं, तो हमें रोने के लिए भारत ही काफी है। तो वहां की हम क्या चिंता करें, लेकिन जो मुझे महसूस हुआ, लोग अपने अपने तरीके का नजरिया दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अमेरिका की आम जनता भी भारत की जनता की तरह सोचती है, और वो किसी अ, जो मूल नागरिक नहीं है उसको चुनने से पहले सोचती है, खासतौर भारतीय। हालांकि ओबामा पहले चुने गए थे जिनके मूल भारत के नहीं, सॉरी अमेरिका के नहीं थे, लेकिन शायद भारतीयों के प्रति उनका जो नजरिया है अभी भी वही है, सपेरे वाले देश का, और वहां आकर उनकी नौकरियां छीनने वाले लोगों के। तो इसीलिए, और एक बहुत लोग उसको जेंडर से देख रहे हैं, हो सकता है वो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि जेंडर से ज्यादा उसके अंदर भारतीय मूल के लिए जो उनकी अधिनायकवादी मानसिकता है वो उस पे है। निश्चित ही ट्रम्प के आने के बाद में भारत में बहुत सारी चीजों का जो ट्रेड है उसके ऊपर टैक्सेशन बढ़ेगा, है ना। लेकिन चूंकि भारत के प्रधानमंत्री के लिए वो फायदेमंद है, क्योंकि जितना टैक्स बढ़ेगा, जितना व्यापार बढ़ेगा, जितना टैक्सेशन में चोरी होगी, वो सब उनके लोगों को ही फायदेमंद होगा। तो यहाँ दो अलग अलग चीज है, भारत के हित क्या है और नरेंद्र मोदी के हित क्या है। अमेरिका के बारे में हमें इतना ज्यादा बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए। यदि डोनाल्ड ट्रंप जी नाटो से अलग हो जाते हैं, यूक्रेन से अपना हाथ हटा लेते हैं, तो एक यदि युद्ध पे खेमे पे विश्व में शांति होती है, वो देखना होगा। क्योंकि देखिए, अभी जो स्थिति है, इजराइल की आंतरिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री का जबरिया इस्तीफा ले लिया गया, और वहां पर लगातार 4 दिन से बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ और युद्ध के खिलाफ। लेकिन जो इजराइल अभी भी जिस प्रकार से नरसंहार में शामिल है, उसकी ताकत अमेरिका और अमेरिका के पोषित अरब कंट्रीज ही हैं। यहाँ पर कौन सही था कौन गलत था ये एक बहुत अलग मसला है, लेकिन ये कटु सत्य है कि हजारों हजार की संख्या में निर्दोष बच्चे महिलाएं मारी जा चुकी हैं, और जिस तरीके का संहार अब गजा के बाद लेबनान में शुरू हुआ है, वो पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा नुकसानदायक है। अकेले बारूद के कारण नहीं, जिस प्रकार के भवन वहां पे गिर रहे हैं, जिस प्रकार का वहां पर धूल हो रही है, और फिर पुनर्निर्माण होगा इन सब चीजों का। तो यदि इसमें माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कोई दखल करते हैं तो मेरा कोई वो है, अदरवाइज तो मैंने आपको बताया कि फिर से बोलता हूँ कि ये एक ही पैर के जो जूते की जोड़ी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। एक ही कंपनी का होता है, एक ही आकार का होता है, एक ही प्रोडक्ट होता है, बस एक लेफ्ट पैर में आता है और एक राइट पैर में। ठीक है, विश्व दीपक, हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर ही बातचीत कर रहे थे, तो पंकज जी ने 2-4 मुद्दों पर अपनी राय रखी है, पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इमिग्रेशन का मुद्दा है, ठीक है, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप का मुद्दा है। ऑटोमेटिक सिटीजनशिप में पहले क्या था कि जो पेरेंट्स को सिटीजनशिप मिली हुई होती थी, ग्रीन कार्ड मिला हुआ होता था, वो बच्चों को भी मिल जाता था। ट्रंप इसके सख्त खिलाफ हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, ठीक है, और
और जो पीएम मोदी का जो फैन बेस है वहां इंडियन डायस्पोरा ही है। और अगर इंडियन डायस्पोरा को नुकसान होगा वहां पर, तो प्राइम मिनिस्टर को नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इतिहास में ये ऐसा साबित करता है कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तुलना में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, पर हाँ तुलना में वो इंडिया के लिए उनका रवैया ज्यादा बेहतर रहा है हिस्टोरिकली। हालांकि जैसे पंकज जी कह रहे थे, मैं इससे सहमत हूँ कि वो एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं, एक लेफ्ट में आता है, एक राइट में आता है, बस इतना ही है। क्योंकि देखना ये होगा कि वो भारत के जो मुद्दे हैं, भारत की जो समस्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो क्या है। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चीन की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, या इन देशों के प्रति, या पाकिस्तान को खैर पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने काफी कड़ा रुख अपनाया। देखना होगा कि इस बार वो क्या रुख अपनाते हैं। और जो भारतीय वहां रहते हैं, क्योंकि ये बात भी सही है कि जो अमेरिका का सबसे प्रभावशाली तबका है वहां पे, जो अप्रवासियों का, वो भारतीयों का है। और वो अपने आप को, हम यहाँ से भारतीय कहते हैं, लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो अपने आप को हिंदू भारतीय के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। वो उनकी जो हिंदू आइडेंटिटी है उसको वो बहुत असर्ट करते हैं। यही बात है कि यही वजह है कि आपने देखा होगा कि ट्रंप ने अपने भाषणों में बार बार कहा कि हिंदुओं का जिक्र किया, हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल किया, दीपावली उसने मनाई। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं का के साथ जो मारपीट की गई, हिंसा की गई, उनको भगाया गया घरों से शेख हसीना के जाने के बाद, उस पर उसने खुल करके बोला। तो ये जो ग्रुप है जो कि आइडियोलॉजिकली उसके साथ अलाइंड फील करता है अपने आप को, हिंदू आइडेंटिटी की वजह से, भारत की आइडेंटिटी की वजह से, उसके प्रति ट्रंप का क्या रवैया होता है, उसमें वो कितना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, ये तो सारी बातें आने वाले समय में पता चलेंगी। और वो तो अमेरिका फर्स्ट करने वाले हैं ना, उनको हिंदू फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट से मतलब नहीं है, वो तो अमेरिका फर्स्ट है। और अमेरिका फर्स्ट में इमिग्रेशन पॉलिसी उनके रास्ते में आती है। नहीं, इसमें एक चीज थोड़ी सी बारीक चीज है। वो बारीक बात ये है कि जब वो अमेरिका फर्स्ट कहता है, या देखिए अमेरिका क्या है, अमेरिका जो है कोई बहुत पुरानी सभ्यता नहीं है। 5000 4000 साल, 3000 साल का उसका इतिहास नहीं, मुश्किल से 300 सालों का, 400 सालों का, बहुत खींच के जाए तो हम 200 सालों का उसका इतिहास है अमेरिका का। तो बिल्कुल, तो इन 200 सालों में अमेरिका बना है, वो किससे बना है? वो अप्रवासियों से ही बना है। तो अमेरिका की सोच में है कि वो लोगों को लेकर के चलना और अप्रवासियों को मौका देना। लेकिन यहाँ पे जो फर्क है, वो फर्क मैं बताना चाहता हूँ, वो है कि स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। समझिए इस चीज को। अगर आप आईआईटी से पास आउट करके, आईआईएम से पास आउट करके यहाँ से जा रहे हैं अमेरिका में, तो ट्रम्प आपको दिक्कत नहीं करेगा, वो आपको खुशी खुशी ले लेगा। लेकिन अगर आप जैसा कि गुजराती भाई कर रहे हैं, तो मैक्सिको के बॉर्डर से जा रहे हैं, तो वो आपको भगा देगा, डिपोर्ट कर देगा। और उसने डिपोर्ट किया भी अभी अमेरिका ने डिपोर्ट किया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिपोर्ट किया है। तो डिपोर्टेशन और ये हाँ बिल्कुल, तो ये फर्क है स्किल्ड और अनस्किल्ड। अगर आप स्किल्ड हैं उनके मापदंडों में, आप आईआईटी से हैं, आप आईआईएम किए हुए हैं, आप नासा के एग्जाम आप क्वालिफाई कर चुके हैं, और आप इसरो से हैं, आप उनके काम के हैं, तो वो आपको खुशी खुशी ले लेंगे। ये फर्क है। आपने जैसे कहा ना कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स में अगर आपस में तुलना करें तो रिपब्लिकन ज्यादा क्लोज रहे हैं भारतीयों के, चाहे आप बुश एडमिनिस्ट्रेशन को देख लीजिए और तमाम, चाहे पहला बिल्कुल ठीक है, चाहे जब हमारी न्यूक्लियर डील हुई थी। लेकिन एक सबसे अहम बात ये है विश्व दीपक, कि ये जो ट्रम्प साहब हैं, इनका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो बहुत रेडिकल आधारों पर है। इनकी बातचीत बहुत रेडिकल होती है, और जिस तरीके से ये बातें करते हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज पर बात हो, चाहे तमाम अन्य मुद्दों पर बातचीत हो, इनका व्यू इतना रेडिकल रिपब्लिकन देखने को बहुत मुश्किल से मिलता है। देखिए ये इतिहास की उलटबाजी कह सकते हैं आप इसको। और आप इसको ये समझिए कि जो काम आप ट्रम्प हटा दीजिए, आप उसका चेहरा हटा दीजिए और उसका नाम हटा दीजिए, उसकी पार्टी हटा दीजिए, फिर वो जो बातें करता है आप उसको सुनिए, तो आपको लगेगा कि आपका कोई रेडिकल लेफ्टिस्ट या कोई क्लाइमेट चैंपियन या कोई क्लाइमेट क्रूसेडर बात कर रहा है जब ट्रम्प बात करता है। तो ये इतिहास की अजीब ही उलटबाजी है कि आप भारत में भी देखिए, भारत में जो यहाँ का जो राइट विंग है, और जब मोदी जी कई बार अच्छी बातें करते हैं गरीबों के लिए, जिसे वो कहते हैं कि आम मानविकी,
कहते हैं जिसे वो, तो जब वो बात करते हैं तो आप उनका चेहरा हटा दीजिए, फिर देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लेफ्ट वाला बात कर रहा है, राइट वाला बात कर रहा है। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। और वो रेडिकल अपने आप को इसलिए पेश करता है क्योंकि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो वहां का मीडिया हो या बड़े कॉर्पोरेट्स हो या जो वहां की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या हॉलीवुड है, बहुत पावरफुल लोग हैं वहां पे। आप देखिए वो सब बाहर से आए हुए लोग हैं और उन सब लोगों ने एक सुर से, एक ताकत के साथ ट्रंप का विरोध किया। तो ट्रंप की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए जरूरी था कि वो अपने आप को एक रेडिकल अल्टरनेटिव, जिसको कहते हैं हम, वो एक रेडिकल अल्टरनेटिव के तौर पे अपने आप को पेश करे, और उसने किया और वो सफल हुआ इस चीज में, क्योंकि वहां का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो इसके विरोध में था। चाहे वो पूरा का पूरा हॉलीवुड, उसने अपील की लोगों से वोट करने में। वहां के सारे स्थापित जो बड़े अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के, हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट में लास्ट में उसको एंडोर्स करने से मना कर दिया कमला हैरिस को, सारे अखबारों ने, जो भी एक एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, वो एंटी ट्रंप था। तो उस कंडीशन में उसको अपनी लेजिटिमेसी के लिए, अपने रिलेवेंस के लिए रेडिकल होना ही था, और उसने एक रेडिकल अल्टरनेटिव पेश किया। उसने बताया कि आप जिस जो सिस्टम आपको चला रहा है वो नाकामयाब है, वो चीजों को सॉल्व नहीं कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उसने पहली लाइन ये बोली, वी विल फिक्स एवरीथिंग। उसने पहली बात यही कही। और आप गौर करिए, हमारे यहाँ मोदी जी ने भी यही कहा था जब 14 में आए थे, कि मैं सब ठीक कर दूंगा, महंगाई ठीक कर दूंगा, बेरोजगारी ठीक कर दूंगा, गैस सस्ती कर दूंगा, चूल्हे नहीं जलेंगे, और सब कुछ कायाकल्प कर दूंगा। ये दिवास, मतलब जिसको कहते हैं जुमला, ट्रम्प के जुमले हैं। हाँ, रेडिकल जुमले हैं। लेकिन हाँ, अब वैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बात करें तो ये रेडिकल अल्टरनेटिव उसने पेश किया है जनता के सामने, जिस पर जनता ने यकीन किया। पर पंकज जी, वो सिर्फ एक जुमलेबाज आदमी नहीं है, वो इंसान करके भी दिखाता है, और उसका रेडिकलिज्म सिर्फ और सिर्फ भाषणों में नहीं है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आने वाले 10 सालों में पता चल जाएगा। और पिछले 50 सालों में जो सबसे बड़ा समझौता हुआ है वो है पेरिस समझौता 2015 का। वो आदमी सत्ता में आता है और तुरंत ही पेरिस समझौते से अमेरिका को वापस हटा देता है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर क्लाइमेट चेंज में साथ नहीं खड़ी है तो आप इसको तो क्या समझेंगे? मुझे लगता है कि ये उच्च दर्जे का रेडिकलिज्म है जो उसके कामों में भी दिख रहा है, सिर्फ उसके जुमलों में नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि वो रशिया के बारे में क्या सोचता है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि वो नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या सोचता है, इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में क्या सोचता है, भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशन और ट्रेड टैरिफ के बारे में क्या सोचता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर वो फिर से पीछे हटता है तो दुनिया को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। पंकज जी, अच्छा, मुझे अच्छी बताओ, पेरिस एग्रीमेंट को दुनिया में कौन कौन मान रहा है? इंडिया मान रहा है? अरे कम से कम हम कौन से एंडोर्स देश मान कर रहे रहे हैं, रेटिफाई कर रहे हैं, हम उस हैं? पर नहीं, काम कर आप इंडोर्स नहीं, लेकिन देखिए, पूरी राइट विंग पॉलिटिक्स इस तरीके की होती है, मुंह में राम बगल में नाथूराम वाली, है ना। हम आप देख लीजिए, हम पेरिस एग्रीमेंट को मानने के 2030 तक हम कार्बन जीरो कर देंगे, सब नारे लगा रहे हैं, लेकिन दिवाली के 5 दिन में आपने देख लिया हम क्या करते हैं। दिल्ली एनसीआर में बहुत स्पष्ट, मेरे शरीर आदमी पिछले 10 साल से लिख रहा है कि यहाँ पे पूरे साल जो सड़कों पे जाम है वो सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण का, और गर्मी के दिनों में ठंड के दिनों से ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। लेकिन हर बार यही रिपोर्ट आती है, लेकिन हम इस पे क्या करते हैं। दिल्ली एनसीआर में 3 मंजिल की जगह 4 मंजिल मकान बनाने की परमिशन दे देते हैं, छोटे प्लॉट पे मल्टी स्टोरी बनाने की परमिशन देते हैं, जबकि सब जानते हैं कि यदि आपको क्लाइमेट चेंज पे काम करना है तो बड़े शहरों को विस्तार से रोकना होगा, ग्राम से पलायन रोकना होगा। हम कहाँ खड़े हैं? पेरिस पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली तो यूक्रेन और रूस में का जो युद्ध है, या इजराइल की जो हरकतें हैं, वो तो वर्ल्ड में सबसे अधिक जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा जितने कोबाल्ट शरीर के प्रोडक्ट हैं उनको पैदा कर रही है। हु केयर अबाउट इट? तो हम आपके कहने का हमारे मतलब देश अगर में पेरिस समझौता हमारे नहीं होता तब भी स्थिति सेम रहती? देखिए, आपको एक चीज होता है, पेरिस समझौता वास्तव में क्या है? पेरिस समझौता वास्तव में थर्ड वर्ल्ड और विकासशील देशों को अपनी विकास की गतिविधियों को तेज करने से रोकना, और विकसित देश हैं क्योंकि उनके यहाँ पर किलोमीटर जनसंख्या कम है, ये सब है, तो वहां पे उनको अपनी गति देना है ताकि वो अपना प्रोडक्ट तो बेच सकें और हम लोग हर समय खरीदार बन के रह सके।
पेरिस एग्रीमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस चीज को लेके माने तो बिल्कुल। या तो एक कि या तो आप अ, सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सरी के नारे लगाएं और उसके बाद में बोले कि कुंभ में मुसलमान नहीं आएगा, कुंभ में सेल्फी नहीं ली जाएगी, कुंभ में रील नहीं बनाई जाएगी, शाही सरी के शब्द नहीं होंगे। तो ये सर्वे भवन्तु कहाँ हुआ? हमने तो पूरे विश्व को धर्म मान रहे हैं, ना विश्व को परिवार मान रहे हैं, ना विश्व की सोच को लेके चल रहे हैं। तो ठीक यही बिल्कुल ठीक स्थिति बात। पेरिस समझौते को लेकर भी है। बहुत इसके हम्म, अंदर दोगलापन है पूरी दुनिया का। यदि ट्रंप ने बोल दिया है तो उसका एक असर सीधा ये होगा कि जो वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, जिसके अंदर कम से कम वो देशों को थोड़ा सा आर्थिक मदद मिलता जो इस ड्रास्टिक सरकमस्टांसेस से प्रभावित होंगे, वो बंद हो जाएगा। $100 बिलियन का इस कमिटमेंट था ना, $100 बिलियन हाँ, का इसके लिए कमिटमेंट। आप अदरवाइज आप देख लीजिए ना कि यदि युद्ध नहीं रुकते हैं हम्म, तो वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज में हम तो चूल्हा जला के रोक रहे हैं। एक चूल्हा हम्म, के बराबर तो एक बम वैसे ही गिरा देता है इजराइल, या एक हम्म, 1000 चूल्हे के बराबर तो एक मिसाइल वैसे ही जाकर वो डोम पे टकरा के फट जाती है। हम्म, आप समझे ना कि जब तक हम देखिए पर्यावरण क्या है, यदि हम्म, हम शांति से नहीं रहेंगे और संयम से नहीं रहेंगे, दो हम्म, चीज है, शांति और संयम, यदि दो चीज नहीं है तो आप ये जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है दिल्ली में कि हम्म। पानी का फवारा चलाता है, स्मॉग टावर बना देता है, कहता आर्टिफिशियल बरसात कर लो, इन सब से पर्यावरण संतुलित नहीं होगा जब तक हम संयम से नहीं रहेंगे, जब तक हम शांति से नहीं रहेंगे। दो ही पर सूत्र उस हैं इसमें। क्लाइमेट चेंज में तो नहीं पंकज जी, क्लाइमेट चेंज में तो दो रणनीतियां हैं ना, एक मिटिगेशन है कि एक है एडेप्टेशन, दोनों इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ लॉन्ग टर्म में, दोनों चीजें हैं। मैं बस इतना कहना चाह रहा था, मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर दूंगा, बस इतनी बात है कि ट्रम्प साहब ने जब लास्ट टाइम आए थे तो उन्होंने ना सिर्फ उससे मना किया था बल्कि अपने पूरे देश को उससे हटा लिया था उसके कमिटमेंट से। पेरिस समझौता इसलिए अहम है क्योंकि ये विकासशील देशों में भी बाध्यता देता है, विकासशील देशों को भी बाध्यता देता है, बाइंडिंग है उनके लिए भी जो उन्होंने कमिटमेंट किए। अब वो पूरा करते हैं नहीं पूरा करते हैं ये एक अलग मुद्दा हो गया। दूसरी बात है नहीं, कि ये तो क्लाइमेट। ऑन पेपर में आप यदि आपको अपनी बात कहनी है तो बहुत स्पष्ट आपको बता दूं कि ऑन पेपर एवरीथिंग इज गुटी गुटी, फिर वही है मुंह में राम बगल में नाथुराम की चोरी पूरे वर्ल्ड में चल रही है। देखिए राइट वंग पॉलिटिक्स जहां कहीं भी है, अभी जर्मनी में खत्म हुई या इटली में खत्म हुआ या फ्रांस में पूरा राइट विंग पॉलिटिक्स का नियम ही होता है कि वो एक शिगुफा फेंकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, आप उस पर 5 साल चर्चा करते रहो। आप हिंदुस्तान में देखिए ना, मास्क को लेकर लंबी चर्चा चली, हिजाब को लेकर लंबी चर्चा चली, 3 तलाक को ले वो उन चर्चाओं का एट द एंड क्या हो रहा है? खत्म हो गई वो बातें। उनका तरीका यही है कि उन्होंने एक एक गंदगी को फेंका और आगे बढ़ गए, फिर आप उस पर चर्चा करते रहो, कटोगे तो मरोगे भी ये हो रहा है। अब बुलडोजर उन्होंने 1 साल 1.5 साल देखा, अब देखा था बुलडोजर का सैचुरेशन हो गया, तो फिर उन्होंने चंदू चाचा को बोला कि भाई अब इस पे थोड़ा सा आप रोक लगवा दो, हम तो रोक लगाएंगे तो जनता बोलेगी कि योगी जी की डर गए। अब ये आप 1 1.5 साल आपने सेचुरेट किया उस पॉइंट को, उसके बाद में फिर कुछ नया शुरू कर देंगे ये। बिल्कुल सही बात। यूपी में तो लगातार जिस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है कि यूपी में हम्म, आप देख लीजिएगा, जो मुसलमान कर्मचारी है जो कहीं ना कहीं चुनाव में ड्यूटी पर होता है उसको या तो सस्पेंड कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी एक लाइब्रेरियन के साथ ऐसा किया इन्होंने। आप हम्म। एक मुसलमान की शिकायत कर दो कि ये तो अपने धर्म को प्रचार करता है, कट्टर है, आपके खिलाफ कार्रवाई करके और वो आपको सस्पेंड कर देंगे। बिल्कुल। अभी इस पे चर्चा चलेगी आने वाले 6 महीने 7 महीने, अभी ये चर्चाओं में रहेगा क्योंकि बुलडोजर का तेल खत्म होने वाला है। बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट में चंदू चाचा है, नंदू चाचा है, वो तो गणपति की पूजा को भी गलत नहीं मानते अभी, है ना? ठीक बात है, ठीक तो बात है। ये जो विश्व दीपक पंकज जी जिसकी बात कर रहे हैं बुलडोजर की, इसमें सीजीआई अचानक से मतलब नाराज दिखने लगे। पूरा 2 साल का उनका कार्यकाल था, उसमें कभी नाराज नहीं दिखे।
आमतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, आम न्यायाधीश थे, तब भी वो कभी नाराज नहीं दिखे, सू मोटो कभी नहीं लिया। लेकिन महाराजगंज के मामले में 2 दिन पहले उन्होंने 25 लाख के जुर्माने की बात रख दी। लोगों को लग रहा है कि इससे कोई मैसेज जाएगा। अगर आपने कभी देखा हो तो फ्रंट लाइन में जो उनका डिजिटल पेज है, उसमें उन्होंने एक बुलडोजर मीटर लगा रखा है। बुलडोजर वो ये कैलकुलेट कर रहा है कि स्टेट यानी कि भारत जो है, भारत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सब मिल करके कितने घरों को बुलडोज कर चुकी हैं अब तक। तो लगभग 4.5 लाख घर हैं जिनको बुलडोजर से बुलडोज किया जा चुका है, गिराया जा चुका है। मुद्दा ये है कि जो ये सीजेआई ने किया है, इस टोकनिज्म से फायदा मिलने वाला है कुछ? जो हाई हैंडेडनेस है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन की या सरकार की, चाहे वो सिर्फ इसमें कांग्रेस थोड़ी अलग दिखती है। बाकी आप देखें तो जो रीजनल पार्टियां जहां हैं, जहां पे उनकी सत्ता है, उनका भी रवैया लगभग वही है। ठीक है, इसमें मैं केवल एक पार्टी को या एक उसको नहीं, मेरा नजरिया ये है कि ये जो हाई हैंडेडनेस आई है, जो जिसको वो कानून का नाम देते हैं। आप देखिए कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, वहां का जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उसके ऑफिस में बुलडोजर चला दिया गया। आप समझिए इस चीज को, सामान्य लोगों के घर पे तो छोड़िए, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को तोड़ दिया गया। ठीक है, ये जो सोच आई है समाज में या राजनीति में कि हमें ये दिखना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, तो उसके लिए ऐसे एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक तरीके से अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसी वाली बात है ये, क्योंकि सोच जब तक नहीं बदलेगी, जब तक कोई कड़ी पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी, जब तक किसी एक व्यक्ति को जो जो टॉप ऑफिस में बैठा है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जब तक उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन योगी को अकाउंटेबल ठहरा दिया जाएगा, ये सिस्टम, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे जो हो, एक दिन अगर कल्पना कीजिए कि एक सीजीआई कहे कि आज जो है हम पेनाल्टी लगाते हैं और यूपी के चीफ मिनिस्टर जो है 10 दिन तक सस्पेंडेड है, या कुछ भी, मतलब जो उनके दायरे में आता है, अधिकार के दायरे में आता है, वो ये काम नहीं कर सकते हैं, या उनको ये पर्सनली ये पेनाल्टी देनी पड़ेगी। जब तक ऐसे नहीं किसी को अकाउंटेबल ठहराएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये सब अपना अपना दिखाने की बात कर रहे हैं, कोई जो और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की बात कर रहे हैं। मेन बात है अकाउंटेबिलिटी, जो कि भारत में पॉलिटिकल सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में नहीं है। अकाउंटेबल होना हम लोगों ने शायद सीखा ही नहीं है, हमारे अंदर ही वो वैल्यू के रूप में नहीं है वो चीज हमारे यहाँ। बिल्कुल ठीक बात है पंकज जी। मैं इवन में आपको एक चीज और यहाँ पे बताऊं कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे चुका था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सांप्रदायिक सोच के साथ चलता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया, ये एक मुसलमान के लिए नहीं दिया है, इतना और याद रखें। अच्छा, मुसलमान के मामले में तो हाँ, वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम के मामले में तो गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था नहीं, हम हटाने को कुछ नहीं कर सकते। ठीक जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके 1 घंटे बाद जो हमारे लाट साहब हैं कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी, वो बयान दे रहे हैं कि जो लोग आतंकवादी को मदद करेंगे उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे। तो यहाँ तक उन तक नतीजा नहीं, फैसला नहीं पहुंचा था, या उस फैसले की चिंता नहीं करती। असल चीज ये है कि ये जो प्लान्ड डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से कराया गया, ये केवल इसलिए कराया गया क्योंकि अब इनको लगने लगा है कि बुलडोजर वाला मामला बहुत सेचुरेट हो चुका है। अब लोग इससे लोगों को बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है, इससे अब नए वोट नहीं कबाड़े जा सकते। देखिए, आरएसएस और बीजेपी का तरीका है कि हर विषय पर कितने वोट आए उसकी सोचते हैं। अब जैसे बुलडोजर के वोट उनके सेचुरेट हो गए, तो अब मोहन भागवत जी बयान दे रहे हैं कि संतों धर्म की रक्षा के लिए तो स्वयंसेवक लाठी लेके बैठता है। संतों धर्म की रक्षा तो स्वयंसेवक कर सकता है, लेकिन मोहन भागवत की रक्षा नहीं कर पाता, इसलिए उसके लिए बीएसएफ लगानी पड़ती है। जैसे ये जो बुलडोजर का डिसीजन है, ये एक प्लांट किया हुआ है कि चलो अब दूसरे मुद्दों पे वोट कमाया जाए, इसका काम खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। और वोट से मुझे याद आया कि जो आज एक खबर खूब चल रही है वो है राहुल गांधी की। जब भी चुनाव आता है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में, तो राहुल गांधी के सिटीजनशिप का मामला अचानक से फिर से सामने आ जाता है, किसी न किसी बहाने से बार बार सामने आ जाता है।
अब इस बार फिर से महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो अब इस बार फिर से आ गया है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया गया है कि उनकी नागरिकता के मुद्दे पर जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई विश्वदीपक आप ये सोचिए कि एक आदमी की जांच के लिए कि उसकी नागरिकता भारतीय है या नहीं, सीबीआई को जांच करनी पड़ेगी। इससे आपको लगता नहीं कि भारत का गृह मंत्रालय कितना इनकॉम्पिटेंट है कि वो ये तक जांच करके नहीं बता सकता सामान्य रूप में, उसके पास ये आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि आपके देश का कोई एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व उसकी नागरिकता भारतीय है या नहीं है। एक बार में नहीं भाई बताया था, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत है। ये सीबीआई को भी मालूम है, ये अमित शाह को भी मालूम है, ये नरेंद्र मोदी को भी मालूम है, उनके परदादाओं को भी मालूम है, ये संघ को भी मालूम है, मोहन भागवत को भी मालूम है, मोहन भागवत के भी परदादाओं को मालूम है कि राहुल गांधी भारत का है, वो इसी देश का बेटा है, इसी मिट्टी में पैदा हुआ है और इसी मिट्टी में उसके तीन तीन पुरखे, तीन तीन पीढ़ियां इसी मिट्टी में मिल गई हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है भारत के लिए कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए जाते हैं। इस देश को, इस समाज को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जो इस पे बात करते हैं उनकी वो मनुष्य नहीं है, ये मैं ये कहूंगा। ये देखिए, राहुल गांधी से वैचारिक असहमति आपकी हो सकती है, आप उसकी आलोचना करिए, कई बार हम लोग भी करते हैं उसकी आलोचना, लेकिन उसको ये कहना कि वो इस देश का नागरिक नहीं है, ये इस देश का अपमान है, राहुल गांधी का अपमान नहीं है। और इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान कितना निम्न निम्न हिंदुस्तान की जो नैतिकता है, उसकी जो सामूहिक नैतिकता है, इसकी जो समझ है, उसका स्तर कितना निम्न स्तरीय है ये। और इसको लेकर के ये जो फ्रॉड है, ये एक बांग्लादेश का जर्नलिस्ट है, वो ब्लिट्ज नाम का कोई एक घटिया सा पेपराजी एक प्रोपेगेंडा अखबार निकालता है, वही बार बार इस तरह के मुद्दे उठाता है और वो उसको जाकर के फिर राइट विंग और ये जो भक्त लॉबी है उसको ये ट्रोल करते हैं और वो पूरे ट्विटर पे चलाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी नाम का जो जीव है, ठीक है, वो साबित कर दे, तुम साबित कर दो ना कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं है। ये मतलब ये बहुत ही, मुझे शर्म आती है कि इस मुल्क का ये स्तर हो चुका है कि राहुल गांधी की नागरिकता पे सवाल उठाता है। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को। इवन विश्व दीपक में इसमें एक समाचार और बताऊंगा, दैनिक पूर्वोदय का कल का समाचार है, फर्स्ट पेज पे। उसमें जो हमारे सबसे देश से घटिया चीफ मिनिस्टर में से एक हिमंता शर्मा, वो वहां के बाई इलेक्शन की मीटिंग में कह रहे हैं कि कांग्रेस ये क्यों नहीं कहते कि सोनिया गांधी इटालियन है, वो इटली क्यों नहीं चली जाती है। वो अपने भाषण में कह रहे हैं, उस आदमी को इतनी शर्म नहीं है कि लगभग 20 साल अपनी राजनीति के उसने उसी सोनिया गांधी के पैरों में गिरकर अपनी राजनीति की। और सबसे बड़ी चीज है कि भारत की परंपरा ऐसी नहीं है। हमारे भारत की परंपरा तो ये है कि यदि कोरिया की राजकुमारी ने अयोध्या के राजकुमार से शादी कर ली थी तो वो अयोध्या की रानी कहलाई, कोरिया की नहीं कहलाई। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ तो परंपरा ये है कि यदि भाई दूसरे गांव की लड़की हमारे यहाँ ब्याह जाती है तो फिर उसका घर तो हमारा हो जाता है ना। और जिसने अपनी पूरी जिंदगी के 50 साल इस धरती पे निकाल दिए हो, जिसने अपने पति की लाश को यहाँ पर देखा हो, जिसने अपनी सास की लाश को अपनी गोदी में रख के खड़ा किया हो, जिसने देश के प्रमुख विपक्षी दल को खड़ा किया का मतलब है उसने लोकतंत्र की रक्षा की, आप उसके लिए इस तरीके का शब्द बोल रहे हैं। और वो चीफ मिनिस्टर जो एक बाई इलेक्शन जीतने के लिए अभी तक दूसरी बार कांग्रेस की रैली पे हमला करा चुका है। कल भी वहां पर हमला हुआ, उसके पहले ये ना, वो इस प्रकार का व्यक्ति जो आदमी नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज है और उसके कारण 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, वो उस पर कभी चिंता नहीं कर रहा है, वो झारखंड में जाकर कर रहा है। तो हमारे यहाँ ये जो राहुल गांधी की नागरिकता की बात करें, चाहे हिमंता शर्मा के इस बयान की बात करें, ये लोग ये निकृष्ट स्तर के नैतिक लोग हैं, इनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। और जब जो व्यक्ति 5 बार एमपी रह गया, अब आप उसकी नागरिकता की बात कर रहे हो भाई। नया जो नया कानून है, डाउट लाने के लिए करते होंगे पंकज जी। मुझे लगता है जब भी चुनाव आता है तो जो ये जो वोटर्स हैं, कुछ जो दाएं बाएं जाना चाहते हैं ताकि ये साबित किया जा सके कि राहुल गांधी इस देश का ही नहीं है, तो तुम उसका चेहरा देख करके क्यों वोट कर रहे हो। नहीं, वो तो आप एक ही बता दीजिए, सीबीआई की क्या क्रेडिबिलिटी है। सीबीआई के लिए टाइम फ्रेम हाईकोर्ट क्यों नहीं तय कर देता है कि आप भाई मैं एक इंसान हूं, मेरी नागरिकता यह है, इसको चेक करने में आपको 2 घंटे चाहिए। वही बात मुझे नहीं समझ में आ रही। आप एक महीना ले लो,
आपको पूरे दस्तावेज चेक करने हैं ना। बिल्कुल वो सही केवल बात। वही द राहुल द विंची, वो उनके स्टूडेंट लाइफ में उनका जो नाम था, वो उसके कागज थे, वो उसी फर्जी स्टोरी पे चल रहे हैं। हाँ, वही फर्जी स्टोरीज पर, बिल्कुल। विश्व तो फर्जी स्टोरी है। और वो जो हम्म बांग्लादेश का वो जो है, उसको वहां पर लोग रॉ का एजेंट कहते हैं, और वो बिल्कुल यहीं के पैसे से पलता फूलता है। यानी बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, उसको रॉ का एजेंट कहा जाता है वहां पर। बिल्कुल, वो हम्म ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो कुल मिला के मतलब जो विश्व दीपक आपने कहा और जो पंकज जी आपने कहा, ये कहने का मतलब ये है कि ये उस आदमी को सिर्फ बदनाम करने की साजिश है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और मुझे बस इतना लगता है कि अगर ये बार बार मुद्दा उठाया जाता है तो उससे ये भी पता चलता है कि भारत का गृह मंत्रालय कितना इनकॉम्पिटेंट है, कि वो जिस जांच मैं को तो 10 मिनट में। जी 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 विश्वदीप जी प्लीज मैं तो ये बताइए। कहता हूं कि अगर दम है तो मोदी बोले ना रैली से कि राहुल गांधी की नागरिकता क्या है। पूछ के मोदी जी पूछ के दिखाएं सवाल को। कुछ अमित शाह पूछ के दिखाएं। आप इस खबर को प्लांट क्यों करते हैं? आप लल्लुओं भगुओं से, चंपकों से आप क्यों कहवाते हैं? आपके दम है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए मीडिया में कि राहुल गांधी की नागरिकता तो क्या है। आपको पता चल जाएगा कि उसकी नागरिकता क्या है, उस आदमी की। जिस आदमी का रेशा रेशा, कण कण, मिट्टी मिट्टी, सांस सांस जमीन इस मिट्टी से मिली हुई है, आप उसकी आलोचना करिए, समझ में आता है। आप उससे हम्म आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप पॉलिटिकल ओपोनेंट है, आप लड़िए, चुनाव जीतिए, आप सरकार चलाइए। लेकिन इस तरह के बातें करना जो है, ये साबित बहुत करता है दुखद। कि बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सर, इसको यहीं खत्म करते हैं। तो चलिए, बहुत थैंक यू।